Hello and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. At the stock markets, Sensex loses 81 points in a choppy trade. Nifty sheds 27 points. Rupee slips 35 paisa against the dollar. Reserve Bank Governor Shaktikanta Das says cryptocurrencies are a very serious concern for the central bank. And Cabinet approves mechanism for procurement of ethanol by PSU oil marketing companies. शेयर बाजारों में उथल पुथल भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स 81 अंक गिरा। निफ्टी 27 अंकों की मंदी में रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 35 पैसे की गिरावट में रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो मुद्राएं केंद्रीय बैंक के लिए गहरी चिंता का मुद्दा है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद प्रणाली को स्वीकृति दे दी। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.1% की मंदी से 81 अंक कम होकर 60,353 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.2% की गिरावट से 27 अंक टूटकर 18,017 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.5% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में मामूली गिरावट दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 81 points or 0.1% to close at 60,353 today. The Nifty at the National Stock Exchange shed 27 points or 0.2% to close at 18,017. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell 0.5% and the Small Cap Index ended marginally lower. Sectorally on the BSE, the Metal Index was the biggest loser, declining 2.1%. The Realty Index declined 1.6%. Basic Materials, Consumer Durables and the Bankex dropped 0.8% each. The Power Index lost 0.7% and Finance Index fell 0.5%. Among the advancing indices, the Telecom Index jumped 2.2%, Energy Index climbed 0.9%, Oil and Gas Index rose 0.8% and the Auto Index gained 0.5%. Moving on to news of an IPO, shares of the beauty startup Nykaa made a stellar debut today with a premium of 78% at 2,018 rupees per share on the BSE. The shares were issued at a price of 1,125 rupees per share in its IPO. Nykaa's listing sent its market capitalization past the 1 lakh crore mark. The share ended the day at 2,206 on the BSE. और अब एक कंपनी परिणाम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज जानकारी दी कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक का स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 24% बढ़कर 2,088 करोड़ रुपए हो गया। परिसंपत्ति गुणवत्ता के पहलू पर बैंक के शुद्ध संकटग्रस्त ऋण नेट एनपीए इस तिमाही में 2.83% थे, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 2.51% से अधिक है। और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 35 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 74 रुपए 39 पैसे दर्ज हुई। आप कैसे देखते हैं मिस्टर भट्टाचार्य बाजार की अभी की स्थिति को? आज उथल पुथल रही और कुछ गिरावट के साथ बंद हुआ है बाजार। क्या लगता है आपको अभी बाजार का मूड कैसा है? कौन से फैक्टर्स ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं बाजार पे? जैसे आपने कहा कि उथल पुथल है, पर मार्केट में रेजिलियंस भी काफी नजर आ रही है। अगर आप सारे दिन के जो ट्रेडिंग ट्रेंड को देखें, 400 पॉइंट गिरने के बाद उसने फिर रिकवर किया है, तो वॉलेटिलिटी है और एक अनसर्टेनिटी है कि किस लेवल में ये मार्केट अपने स्टेबलाइज आ सके, क्योंकि जैसे हमने देखा पिछले कई दिनों में कि 62,000 सेंसेक्स पहुंचकर ये नीचे आकर बस 60,000 के करीब ये स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस न्यूज से इसमें और कोई धक्का पहुंचता है या कुछ कौन सी पॉजिटिव न्यूज से इसको नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं। तो इसीलिए पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में रेजिलियंस है,
कोई सेटबैक को जूझने की क्षमता मार्केट में है इस वक्त। And now we have been joined online by market analyst Avinash Gorakshakar. Mr. Gorakshakar, welcome to the program. Yeah, good evening to you. Good evening. Mr. Gorakshakar, as we just read, we saw a lot of volatility in the market today. It's been happening since the last couple of day sessions. So tomorrow is the weekly expiry. So should we expect this volatility to continue? Yeah, I think, normally on, expiries which are weekly expiries, we don't see a lot of volatility. Rather, the maximum amount of volatility is seen on the monthly expiry date. But nevertheless, what is been observed over the last few weeks is that FIs have been continuously selling their positions, and on the other hand, the domestic funds are buying into the equity market. So I think this is definitely not a good sign from a medium to long term perspective. And I think most of the companies have shown very good, strong earnings numbers. I think now the markets are obviously looking forward to what is going to happen probably in the next year's budget, because obviously at these valuations, the market seems to have discounted FY22 numbers already in the price. So I think any further upside in the market is definitely something which is very difficult to believe. I would believe that what we are seeing is a very strong consolidation, and this will continue for some more time unless we get some more positive triggers coming from the government or from some cues coming from the global market. So I think expiry wise, it might be a slightly volatile session, but nothing so significant to keep the markets on a big sell-off. Probably the market would consolidate and move in a range of say 100 to 200 points. That is what I would believe. तो अविनाश जी, यूएस फेड का जो अभी आया फैसला, जो उन्होंने बॉन्ड की टेपरिंग शुरू करने का इसी महीने से फैसला लिया है, लेकिन फिर भी उनकी कमेंट्री को डबिश माना जा रहा है. कैसे देखते हैं आप बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यूएस फेड ने फैसला लिया है वो किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि हमने जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब टेपरिंग होगी तो हो सकता है उसका बहुत बड़ा टैंट्रम भी शायद देखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. नहीं, बिल्कुल. देखिए, मैं समझता हूं कि फेड ने टेपरिंग का अनाउंसमेंट तो जरूर किया है, लेकिन वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मार्केट्स में कोई बड़ी हलचल आए या कोई पैनिक आए. टेपरिंग अगर होता है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम आपको मिनिमम 3 से 6 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेपरिंग की शुरुआत हो रही है. तो टेपरिंग इनिशियली काफी छोटे मात्रा में होगा, जो शायद मार्केट्स को इतना इफेक्ट नहीं करेगा. पर हाँ, अगर टेपरिंग का मोमेंटम आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर ज्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली ये कोई डाउट नहीं कि मार्केट में अगर एक लिक्विडिटी थोड़ी सी एफआईएस की निकल जाती है तो वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया के लिए थोड़ी सी दिक्कत प्रेजेंट करेगी. हालांकि मार्केट मानना है कि जिस प्रकार से अभी कोविड का प्रोग्रेस हो गया है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन ग्लोबली में भी, तो हो सकता है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, कंपनी के अर्निंग्स भी अच्छी तरह से बढ़ेंगे. तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक कश्मकश होगी. बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो फेड का टेपरिंग का मामला है, ये कम से कम 3 से 6 महीने के बाद ही इसका इम्पैक्ट हमको मार्केट्स में देखने को मिलेगा. इमीडिएटली तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट्स में कोई बड़ी नेगेटिविटी आई है, क्योंकि टेपरिंग अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है. But Mr. Gorakshakar, the Labor Department, the U.S. Labor Department yesterday released its wholesale level inflation, and today, later in the day, it's expected to release the consumer price index for October. And already there's so much talk of inflation, and investors are also, do you think the investors are also reacting to that? They're being cautious, a little wary ahead of the inflation figures, retail inflation figures coming out of the U.S.? Yeah, sure. I think, inflation is going to be one of the bigger culprits now going forward for both the global markets as well as the Indian markets. And I think you're right in saying that now, after the liquidity kind of tapering news flow, inflation is going to be a very key variable as far as interest rates going forward are concerned, both on the US Fed side as well as on the Indian market side. So I would believe that, these macro numbers are definitely concerning, and that is probably one of the reasons, even companies have been telling in their, business commentaries that the third quarter could be a little challenging. In fact, FMCG companies have said that they are witnessing very low volume growth, and it could be a little competitive for them over the next 6 to 12 months. So I think inflation will create a little bit of a negative surprise, but the impact on stock prices may take at least a couple of months. जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कट किया है पेट्रोल डीजल पे, और कॉन्सिक्वेंटली स्टेट से भी वैट में किया है, और कुकिंग ऑयल पे भी जो रिलीज किया है, आपको लगता है इन कदमों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को भारत की अगर हम बात करें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और ये बाजार के सेंटिमेंट के लिए भी एक बूस्टर है? नहीं, बिल्कुल. देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये काफी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज कम कर दी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दोनों तरफा लिया है. एक तो इकोनॉमिक
जो इसका कचरा होगा वो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी अगले साल 6 स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इलेक्शंस का भी एक इफेक्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शंस के पहले माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव बने। तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन का बढ़ना डेफिनेटली एक रीजन है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकता है। तो मार्केट डेफिनेटली इसको अभी तक पूरी तरह से रिलेट कर नहीं पाई है इस न्यूज को, क्योंकि वो मानती है कि इलेक्शंस के बाद हो सकता है कि वापस थोड़ी सी अगर क्रूड के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा चारा नहीं है, क्योंकि एक बार तो एक्सेस कम कर सकती है, बार बार तो कर नहीं सकती। और इसलिए मुझे लग रहा है ये अभी तक तो मार्केट ने पॉजिटिवली लिया नहीं है, हमको और 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा जबकि हमको इसका पूरा इम्पैक्ट पता चले। तो अविनाश जी, आप जैसा कह रहे हैं कि जो बाजार है वो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आईपीओस बड़े मेजर आए हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सो आपको लगता है कि ओवरऑल शायद कुछ शिफ्टिंग भी हुई है फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी मार्केट, और वो भी एक रीजन है जो हमने बाजार में थोड़ा एक हल्का कारोबार देखा है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्राइमरी मार्केट्स में जो पैसा, सेकेंडरी मार्केट में जो पैसा है वो अभी प्राइमरी मार्केट्स में काफी बड़े इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। काफी लोग तो एचएनआई इन्वेस्टर्स तो इंटरेस्ट पे लोन लेके वो शेयर्स में अप्लाई करते हैं, इसीलिए आप देखते हो कोई काफी आईपीओ 100 गुना 200 गुना सब्सक्राइब होते हैं। और जिस प्रकार की तेजी है आईपीओ मार्केट्स में, हमको लग रहा है कि निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी मनी वाली बात है। तो ये हमको नहीं लग रहा है ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में सबसे बड़ी बात, अगर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है तो शॉर्ट टर्म में तो ये शेयर चलेंगे, बट लॉन्गर टर्म में कितना पैसा बनेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। तो थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाइए। लिस्टिंग पे गेन्स होते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये सारी कंपनी जो वैल्यूएशन पे दे रही है, इसमें ज्यादातर प्रमोटर्स और जो पी फंड है उनका सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये निवेशकों को भूलना नहीं चाहिए कि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में हो तो ही ऐसे आईपीओ लगाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ये आईपीओ का जो मौसम है वो कभी ना कभी तो एंड होगा और ये पब्लिक में सैनिटी आ जाएगी। Thank you so much for joining us on Market Mantra, Mr. Gorakshakar, and imparting this valuable information for our listeners. And now it's time for a short commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। पहले एशियाई बाजार। कच्चे तेल के मूल्य उच्च स्तरों पर रहने और चीन में जारी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से मौद्रिक नीति को कड़ा किए जाने के डर बढ़ गए। चीन में तरलता का संकट गहराने से भी निवेशकों की धारणा पर दबाव पड़ा। जापान का निक्केई सूचकांक 0.6% कम हो गया। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.1% की गिरावट पर था और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% की मंदी थी। हालांकि हांगकांग का हैंग सेंग 0.7% की बढ़त पर था। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.5% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 0.2% की गिरावट थी और जर्मनी के डैक्स में 0.1% की मंदी थी। आपसे चीन के जो आए हैं उपभोक्ता मूल्य, उनमें वृद्धि हुई है, लेकिन जो फैक्ट्री गेट मूल्य है मुद्रास्फीति, वो 26 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सो आपको लगता है ये इन्फ्लेशन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन गया है? देखिए, जो चाइना में जो हुआ है वो मेनली जो कोयले के दाम के ऊपर निर्भर है। इन्फ्लेशन के ऊपर मैं आपका जो सवाल है कि ये ग्लोबल फिनोमेनन बन सकता है कि नहीं, पर उसमें एक यही बात है कि अगर आप कमोडिटीज इंडेक्स की जो मूवमेंट अगर आप पिछले 3 हफ्तों में देखेंगे तो इंडेक्स एक स्टेबिलाइज कर चुकी है और जो इंक्रीज मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज है बहुत ही कम है। जो इंक्रीज हमें दिख रही है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमें दिख रही है। तो मेरा मानना यह है कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन का जो डर जो है वो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली स्टेबिलाइज हो रहा है। और अगर आप मीडियम टर्म या अगर 6 महीने में आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो एलिवेटेड रहेगा। 4 से 6% का एलिवेशन कॉमन ही समझ सकते हैं आप। पर जो रनअवे इन्फ्लेशन की जो डर थी हमें डर इस वक्त तो डेटा से हमें यह नहीं लग रही है।
और अगर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होती है, फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन होती है, तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से उसमें कोई फायदा होगा? नॉर्मली जो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंज्यूमर डिमांड रिलेटेड जब इन्फ्लेशन होती है तब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से ज्यादा फायदा होता है। आपने सही कहा है कि देखिए इसमें दो स्टेज हैं। एक तो पहली जो स्टेज है वो लिक्विडिटी को विड्रॉ करना है। इस वक्त जो हम अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स या इंडिया में जो सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है वो लिक्विडिटी आस्ते आस्ते विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद अगर इन्फ्लेशन तब भी अगर टेम नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट की ओर दृष्टि जाएगी। पर इस वक्त जो ग्लोबल भी अगर आप यूएस फेड को भी देखेंगे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को भी देखेंगे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो लिक्विडिटी में नहीं जा रहा है, यूएस फेड लिक्विडिटी में जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी में जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि फर्स्ट जो चैलेंज है किस तरह से ग्लोबल जो लिक्विडिटी जो मार्केट में है वो कैसे इसको सकआउट करे सिस्टम से, और ये ग्रेजुअली हो, जैसे मिस्टर गोरक्षन ने कहा कि ये किस तरह से ग्रेजुअली हो और ये पेयरिंग डाउन ग्रेजुअल होके जो इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज्ड इम्पैक्ट हो, कोई शॉक ना आए। दुनिया में आप देखेंगे सेंट्रल बैंक कभी भी कोई शॉक ट्रीटमेंट देना पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। Moving on Wall Street, key indices ended lower yesterday, ending an 8-day rally of consecutive record closing highs as profit-taking and worries over ongoing inflation fueled a broad sell-off. So the Dow Jones Industrial Average fell 112 points or 0.3% to close at 36,320. The S&P 500 shed 16 points or 0.4% to end at 4,685. And the Nasdaq Composite dropped 96 points to 15,887. The Labor Department's producer prices report showed inflation continues to gather heat as ongoing goods and labor supply challenges sent price growth further beyond the U.S. Federal Reserve's average annual 2% inflation target. Mr. Bhattacharya, as we just spoke and you also mentioned, to Mr. Gorakshakar, inflation is a worry, but as earlier Jerome Powell and U.S. Fed officials have said that in the long run they don't see it as a long-term worry. So, should we not be overly worried, or is it's like you said, it's a transient, right now it's a transient worry? I think inflation should always remain a cause for concern for policymakers and people, consumers and investors and spenders. But what I am trying to point out, and what Mr. Jeremy Powell and others are hinting at, is that inflation is going to be a concern, but not. We cannot really say that there will be a runaway inflation, because if you look at the commodity indices in different commodities, the trend is actually sort of, is slowing down, particularly on a month-on-month basis. So yes, inflation will have to be kept under close watch, but it is not going to be a party spoiler. मिस्टर भट्टाचार्य, एक और प्रॉब्लम है चाइना की जो रियल एस्टेट का जो सिचुएशन है। इनफैक्ट लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि कायसा ग्रुप ने एक्चुअली अपील किया है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। सो नाउ दे आर एडमिटिंग ओपनली कि एक प्रॉब्लम है। एंड यूएस फेड ने वार्निंग दी है कि इससे ग्लोबल ग्रोथ के लिए रिस्क पैदा हो सकता है। सो आपको कोई 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दोबारा उस तरह की स्थिति पैदा होने की आशंका तो नहीं दिखाई देती? देखिए, जो 2008 में जो आशंका, जो स्थिति आई थी, वो मैं पहली बात तो ये कहूंगा, 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो ग्लोबल क्राइसिस नहीं था, वो अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो विश्व में, यूरोप में देखिए या ईस्ट एशिया में देखिए, वहां पे ये क्राइसिस नहीं गई थी। यूएस में किस लिए क्राइसिस थी? क्योंकि जो लोन लिक्विडिटी जो गई थी उसके अगेंस्ट कोई एसेट बैकिंग नहीं था। तो वो एसेट बैक्ड अगर लोन्स ना हो तो मैं समझता हूं क्राइसिस बढ़ जाती है। इस वक्त जो हमें इंडिकेशन जो अभी तक आ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन जो है अभी तक, वो एसेट के बिना जो ये एसेट प्राइस इन्फ्लेशन वो नहीं दिख रही है। एक्सेप्ट जो आप देख रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी में एक डर है, वो जरूर एक चैलेंज बन सकता है अगले 6 महीने में, अगर ये क्रिप्टो करेंसी बबल ना बने। तो मैं समझता हूं कि एसेट प्राइस से जो इन्फ्लेशन का डर है कि वो जो कोलैटरल बैक नहीं है, वो वैसा डर, 2008 वाला डर अभी तक हमें नजर में नहीं आ रहा है। तो आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए
कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to the program Market Mantra, where today we have in studio Editorial Director of Business Standard A.K. Bhattacharya, who have joined us for the discussion. Moving on, the Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das today said that cryptocurrencies are a very serious concern for the central bank. The governor said the concerns are primarily stemming from a macroeconomic and financial stability perspective. He added that the central bank has given its feedback to the government and made its concerns amply clear. The RBI governor also said that he felt that the number of participants who are said to be investing in cryptocurrencies may be exaggerated. He said perhaps there is an effort to enroll as many people as possible. He also said the RBI has given certain recommendations to the government and the matter is under consideration. Mr. Bhattacharya, you were just mentioning the dangers of this cryptocurrency bubble, and the RBI governor has also, he has been, in the past also, he has been, raising concerns about cryptocurrency. How serious is this concern? Because right now, everybody from Tim Cook to, Elon Musk, everybody's, investing in and taking cryptocurrency. Well, cryptocurrency is an unknown animal in a sense that, you talk about stocks, but you understand that every stock has an underlying asset. And you can track the performance or the trajectory of the movement in the price of that stock through the movement in the underlying assets. If a company does not see good profit growth or does not have a profit scenario going ahead, you will see that the stock price will reflect that. Unfortunately, the manner in which the cryptocurrencies have been created, have been conceived and have been traded, we do not yet see that what is the collateral or the asset behind those cryptocurrencies. So therefore there is a kind of a screen that covers our understanding and stops us from understanding what is behind cryptocurrencies' sudden rise. Is it a shortage phenomenon, or is it the perception that its production of the cryptocurrency, the coins are limited in numbers, so therefore it is a demand-supply mismatch, so therefore the sudden rise in price. So I think that is what is worrying people. So therefore I think what the RBI governor has done is the right thing. He has sent out a warning signal. He has assured the people of this country that he is in touch with the central government on making the necessary interventions in terms of regulation, in terms of transparency, and in terms of a kind of rules that should govern the trade of cryptocurrencies in this country. And as he rightly pointed out, it has macroeconomic implications. It should not be seen as an agent which can be a cause for some sort of instability. आइए लेते हैं अगली खबर। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद प्रणाली को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि चीनी सत्र 2020-21 के लिए गन्ना आधारित विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से प्राप्त एथेनॉल की अधिक कीमत को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए इसकी कीमतों में स्थिरता आएगी और उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। इससे देश में आधुनिक जैव ईंधन रिफाइनरियों की स्थापना में सुविधा होगी। इसके अलावा गन्ना किसानों का बकाया कम हो सकेगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ये एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने का जो एक मुद्दा है, काफी समय से चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके क्या प्रमुख फायदे हैं और आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर आप जो एथेनॉल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे कच्चे तेल के आयात का जो हमारे देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्पैक्ट होता है या इम्पोर्ट बिल में इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में अगले एथेनॉल ईयर, जिसे हम दिसंबर से जनवरी का ईयर माना जाता है, तो 21-22 मतलब दिसंबर 21 से नवंबर 22 तक जो एथेनॉल का जो शेयर है वो 10% होना चाहिए। उसके बाद 2030 तक ये 30% का टारगेट है। इससे
2-3 और फायदे हैं, क्योंकि जो शुगर केन ग्रो करता है, जो शुगर केन ग्रो करने के बाद जो शुगर फैक्ट्री में जाती है शुगर केन, वो शुगर बनाने के बाद जो मोलासेस जो बाकी रहता है, उसका कोई इस्तेमाल और ज्यादा कुछ नहीं होता है। उस मोलासेस से अच्छे ग्रेड और सी ग्रेड और बी ग्रेड जो मोलासेस निकलते हैं, वो अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट से अगर रिफाइनिंग कैपेसिटी बना लें आप, तो वही शुगर फैक्ट्री आप वो इथेनॉल बनाने का में समर्थ हो जाता है। तो एक तरफ जो शुगर केन इकोनॉमी जो है, शुगर इकोनॉमी जो है, उसकी एक नई स्ट्रीम ऑफ इनकम बनती है। दूसरी ओर हमारे कच्चे तेल के आयात के ऊपर निर्भरशीलता थोड़ी बहुत कमती है। और तीसरी बात जो ये है कि जो तेल कंपनियां जो हैं, वो ऐसा तेल का वो इस्तेमाल या सेल कर सकते हैं जिस तेल में जो फॉसिल फ्यूल का जो एक कंट्रोल करने की जो हमारी जो क्लाइमेट जो COP26 में जो कमिटमेंट दिया गया था, वो लक्ष्य पूरा करने भी ये सहायक बन सकती है। एक ही सवाल ये है कि जो तेल कंपनियां जो हैं, मार्केटिंग कंपनियां जो हैं, उनको थोड़ा बहुत अब दाम बढ़ने से थोड़ा उनको उनका एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में थोड़ा बहुत चोट पहुंचेगा। Okay. Moving on to commodities, global crude oil prices rose today after industry data showed U.S. crude stocks unexpectedly fell last week, just as near-term travel demand picked up with COVID-19 pandemic curbs easing. So Brent crude futures rose 44 cents to trade at $85.22 a barrel. U.S. crude futures gained 16 cents to $84.31 a barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य मामूली बढ़कर 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 0.2% की बढ़त से 64,670 रुपए प्रति किलो पर थी। Mr. Bhattacharya, very quick comment. We just mentioned that the international crude prices are rising, but here in India, the government has, cut down on excise duty. But in the today's RBI governor has said that it's still significantly, it's a significantly positive for inflation, the cut down in excise duty. Certainly. But he also says that we are continuing to, focus on core inflation, which is a cause for worry. Absolutely. I think the core inflation is without your food and fuel. And that reflects the underlying potential of the inflation in the economy. And I think that's the right approach. And we should stay worried and be watchful about the core inflation movement. मिस्टर भट्टाचार्य, आज के मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock markets, Sensex loses 81 points in choppy trade. Nifty sheds 27 points. Rupee slips 35 paisa against the dollar. Governor of Reserve Bank, Shaktikanta Das, says cryptocurrencies are a very serious concern for the central bank, and Cabinet approves mechanism for procurement of ethanol by PSU oil marketing companies. And that's all in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar. Market Mantra.